दोस्तों लैंड एक ऐसी नेचुरल रिसोर्सेस है जिसके बिना हमारी लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात करूंगा अपने चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी के क्लास 8 की, जिसमें हम लोग आज की जो हमारी टॉपिक रहेगी लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस चैप्टर का नाम है। जिसमें मैं आज आपको सिर्फ लैंड के बारे में जो है यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इस वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा। जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से लैंड क्या होता है, लैंड का यूजेस क्या होता है, इसके साथ साथ हम लैंड को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, और इसके अलावा हम एक केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे और उस केस स्टडी में क्या मिटिगेशन हम लोग कर सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस की। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अगर बात की जाए चैप्टर 2 में हम लोग पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि मैंने लास्ट क्लास में ही आपको चैप्टर नंबर 1 में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, रिसोर्सेज वाले चैप्टर को, आप पहले उस वीडियो को देख के आइए। अगर मैं बात करूं नेचुरल रिसोर्सेज की, तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे अलग अलग रिसोर्सेज है, जैसे लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है और आपके वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। यहां मैं पर्टिकुलरली एक ही टॉपिक पे बात करने वाला हूं, वो है लैंड। लैंड को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे, और इस स्टोरी में दो बच्चों की कहानी जो है बता रखे हैं। दो बच्चों की कहानी जो है यहाँ पे बताया हुआ है, और ये दो बच्चे वर्ल्ड के दो अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, और वहां पे किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस यानी कि रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके वो अपनी फैमिली को चलाते हैं, अर्निंग करते हैं, उससे अपने जो फूड है वो खाते हैं। तो ये सारी चीजों के हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी में जो है शुरुआत करेंगे। चलिए जानते हैं सबसे पहले ये स्टोरी के बारे में, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है, एक छोटा सा विलेज है तंजानिया यानी कि अफ्रीका में, ठीक है, जहां पे एक मम्बा नाम की गर्ल रहती है। ठीक है, वो जल्दी सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठ जाती है और पानी की तलाश के लिए दूर दूर जो है वहां जाते हैं। ठीक है, अगर वहां उसकी बात की जाए तो वो लॉन्ग अवे यानी कि काफी दूर तक पैदल चलने के बाद, और वो उनको कहीं ना कहीं पानी मिलता है, और उस पानी को लेके काफी घंटे लग जाते हैं जब वो वापस अपने घर तक आती है। ठीक है, इसके साथ साथ वो अपनी मदर की भी घर में हेल्प करती है, और भाइयों की भी कहीं ना कहीं हाथ बटाती है, ताकि जैसे कि वो अपने गोट्स वगैरह जो चराने के लिए लेके जाते हैं तो उनकी केयर करना है, ये सब चीजों में भी वो मम्बा जो है हेल्प करती है। यहाँ पे अगर बात की जाए उसकी ऑल हर फैमिली, उसकी सभी पूरी फैमिली अगर देखा जाए, एक पीस ऑफ रॉकी लैंड पे जो है एक छोटा सा घर बना के रहती है, जहां पे मम्बा के जो फादर है वो क्या उगाते हैं, मेज की खेती करते हैं, बीन्स उगाते हैं, और इसके साथ साथ उनको कड़ी मेहनत के बाद ये सारी चीजें करनी पड़ती है। लेकिन ये काफी इनफ नहीं होता, काफी नहीं होता है उनके लिए कि वो पूरे साल तक इसको अपनी फैमिली को जो है खिला सके। अगर वहीं पे हम पीटर की बात करें, ये थी मम्बा जिसको हमने देखा तंजानिया यानी कि अफ्रीका में। अब बात करेंगे पीटर के बारे में। पीटर की जो लाइफ है वो इन द हार्ट ऑफ शिप रियरिंग रीजन, यानी कि वो ऐसी जगह पे रहता है जहां पे भेड़ बकरियों को जो है पाले जाते हैं। यानी कि हम बात करें न्यूजीलैंड एरिया की, न्यूजीलैंड में पीटर जो है रहता है, और वो है हार्ट ऑफ द शिप रियरिंग रीजन। ठीक है, जहां पे उसकी पूरी फैमिली अगर बात की जाए वूल प्रोसेसिंग में लगी हुई है, यानी कि वूल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री में लगी हुई है। हर दिन जब वो स्कूल से आता है तो पीटर अपने अंकल को देखता है किस तरीके से वो अपने शिप्स की देखभाल करते हैं, और उन शिप्स को उनके यार्ड में सिचुएटेड ऑन वाइड ग्रासी प्लेन विथ हिली इन फार डिस्टेंस, दूर दूर तक लेके जाते हैं अपने भेड़ों को चराने के लिए। ठीक है, और अगर देखा जाए इट इज द मैनेज इन साइंटिफिक वे, इस इन चीजों को कहीं ना कहीं आज के टाइम पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो साइंटिफिक वे में जो है इसको मैनेज करता है। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी ग्रो करती है, और इसके साथ साथ वो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, वेजिटेबल जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से करती है।
यहाँ अगर हम मम्बा और पीटर की बात करें तो दोनों अलग अलग पार्ट में रहते हैं वर्ल्ड के, और दोनों ही उनकी जीवन जो है वो अलग अलग तरीके से चल रही है। दोनों की अगर डिफरेंस की बात करें, क्योंकि यहाँ पे अगर डिफरेंस की बात की जाती है तो क्वालिटी ऑफ लैंड के ऊपर डिपेंड होती है। जहां मम्बा एक उनकी जो फैमिली है पीसी रॉक पे रहती थी, एक झोपड़ी बना के, वहां पे सॉइल भी इतना नहीं था और उस एरिया में वाटर की भी कमी थी, नेचुरल वेजिटेशन नहीं था, तो वहीं पे तो इन दोनों की क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिफरेंस थी। इन दोनों की सॉइल जो है वो अलग थी, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल, और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी के यूजेस भी जो है वो भी डिफरेंट थे। तो ये जो अवेलेबिलिटी है इन रिसोर्सेस की, यही मेन रीजन होते हैं जो कि हमें एक रीजन से दूसरे रीजन को डिफरेंट बनाते हैं। यानी कि एक ए रीजन है, एक बी रीजन है, दोनों में अगर हम डिफरेंट की बात करें तो ये डिफरेंट कौन लाता है? यही नेचुरल रिसोर्सेस ही इन्हीं डिफरेंस को लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहला जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो है लैंड, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखा जाए तो 90% ऑफ द वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी कि 30% ऑफ लैंड एरिया को कवर करती है। यानी कि विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो सिर्फ 30% लैंड को ही कवर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के रिगार्डिंग, ठीक है। और जो रिमेनिंग 70% है लैंड आइदर स्पार्सली पॉपुलेटेड, यानी कि पॉपुलेटेड जो है वो अनहैबिटेड है या फिर दूर 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 जो है फैली हुई है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग लैंड के बारे में। लैंड की अगर मैं बात करूं, लैंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है और ये हमारे धरती को यानी कि टोटल एरिया ऑफ द अर्थ का 30% जो है कवर करते हैं। सभी पार्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं एक स्मॉल परसेंटेज जो है, सभी पार्ट में अगर देखा जाए एक परसेंटेज ऐसा भी है जहां पे ये हैबिटेबल के लिए लायक है भी नहीं, ठीक है। अगर बात की जाए पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से अनइवन तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो कि अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स लैंड के वजह से और क्लाइमेट के वजह से उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होने में मजबूर कर दिया है। अगर लैंड की बात करें तो यहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी है, ऐसी टोपोग्राफी जहां पे रहने लायक नहीं है, पत्थर है, बड़े बड़े चट्टाने, तो उनको रग्ड टोपोग्राफी। कहीं पे स्टीप स्लोप होती है, आप पहाड़ों में जाते हैं तो स्टीप स्लोप होती है, या फिर ऐसी स्लोप होती है जहां पे रहने लायक नहीं है, जैसे कि माउंटेन एरिया है, या लो लेइंग एरिया जहां पे वाटर लॉगिंग होता है यानी कि पानी आके जमा होता है, या फिर कुछ ऐसे एरिया जो डेजर्टेड है तो वहां पे भी लोग नहीं रह सकते, ठीक है। और थिक फॉरेस्ट एरिया जहां नॉर्मली अगर लोगों की बात की जाए वो दूर दूर फैले होते हैं या फिर रहते ही नहीं, ठीक है। वहीं अगर मैं प्लेन और रिवर वैलीज की बात करूं, वो अक्सर सुइटेबल लैंड होते हैं किस चीज के लिए? एग्रीकल्चर के लिए। इसीलिए अगर देखा जाए तो रिवर और प्लेन एरिया जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं वर्ल्ड के। अब बात करते हैं लैंड को यूज कैसे किया जाता है। अगर लैंड की अगर बात करें तो लैंड का यूज जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसिंग के लिए, रोड्स वगैरह बनाने के लिए, या इंडस्ट्रीज वगैरह को सेटअप करने के लिए। तो यही जो है हम लोग बात करेंगे कॉमनली यूज है, कॉमनली उसको हम लोग यूज करते हैं जिसका नाम है लैंड यूज, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड यूज। आप अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं डिफरेंट वेज में, जो मम्बाज और पीटर की फैमिली है वो अलग अलग तरीके से किस तरीके से लैंड का यूज कर रही थी, आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अगर हम बात करें लैंड की यूजेस को, वो डिटरमाइन किसके द्वारा होता है भैया? उनके फिजिकल फैक्टर, ध्यान रखिए किसके वजह से? फिजिकल फैक्टर के वजह से। अब मैं अगर फिजिकल फैक्टर की बात करूं तो इसमें आपके क्या क्या आता है? टोपोग्राफी आता है, यानी कि उसकी बनावट, उनकी संरचना कैसी है, जो हमने पढ़े कि भाई जंगल एरिया है या फिर डेजर्टेड एरिया है या फिर स्टीप स्लोप है, वो सारी टोपोग्राफी। उसके बाद सॉइल की कंडीशन कैसी है, सॉइल अगर अच्छी होगी तो अच्छे पैदावार होंगे, अगर सॉइल अच्छी नहीं होगी तो नहीं होंगे। क्लाइमेटिक कंडीशन उस एरिया की क्या है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। ये सारे फिजिकल फैक्टर है। इसके बाद मिनरल्स की हम बात करेंगे, मिनरल्स के ऊपर भी डिपेंडेबल रहते हैं। इसके साथ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो ये सारी फिजिकल फैक्टर है जिसके वजह से एक लैंड को जो है वो यूज में लिया जाता है।
अगर मैं बात करूं ह्यूमन फैक्टर बात की जाए, जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होती है जो कि लैंड यूज के पैटर्न को डिसाइड करती है। आप जहां पे ज्यादा घनी आबादी वाला एरिया है, यानी कि लोग अपनी बिजनेस को सेटअप करने के लिए, अपने लोग अपने कमाई करने के लिए वहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंड यूज इन सिलेक्टेड कंट्री, अलग अलग सिलेक्टेड कंट्री में किस तरीके से जो है यूज किया जाता है। इंडिया, जापान, रशिया, यूके, यूएस, वर्ल्ड की अगर बात की जाए क्रॉप लैंड की तो 11% है। वहीं पैस्चर लैंड यानी कि जहां पशुओं को चराया जाता है 26% है। फॉरेस्ट एरिया 31% है और दूसरे यूज के लिए आप 32% का जो है देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आईएसएफआर यानी कि इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2024, यानी कि 23 का है लेकिन वो रिलीज हुआ है 24 में, तो आप उसको जरा एक बार स्टडी कर लीजिए तो आपको पता लगे। चलिए आगे बात करते हैं। लैंड कैन बी ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिक ऑफ द प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी, यानी कि लैंड को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हम बांट सकते हैं भैया प्राइवेट लैंड। प्राइवेट लैंड का मतलब ऐसी जमीन जो एक पर्सन के पास अपनी होती है या दो चार लोगों के पास अगर बात की जाए एक जमीन होती है तो उसको हम लोग कम्युनिटी लैंड जो है कहते हैं। यानी कि प्राइवेट लैंड का मतलब है कि भाई ऐसी लैंड जो एक पर्सन के पास अपनी होती है। कम्युनिटी लैंड का मतलब है जैसे कि सभी लोगों के लिए वो कम्युनिटी लैंड हो। जैसे मैं एग्जांपल लूं स्कूल का, स्कूल जो है एक कम्युनिटी लैंड है, यानी कि वो किसी एक पर्सन की नहीं है, वो गवर्नमेंट की है, वहां कम्युनिटी जो है अपने बच्चों को भेजते हैं। प्राइवेट लैंड की अगर मैं बात करूं, एक प्राइवेट स्कूल अगर एक अपनी जमीन पे बनी हुई है तो उसको हम लोग प्राइवेट लैंड भी कह सकते हैं। प्राइवेट लैंड जो है ऑन किए जाते हैं इंडिविजुअल के द्वारा, जबकि कम्युनिटी लैंड को ऑन करते हैं कौन, जो कम्युनिटी होती है, यानी कि कॉमन यूज के लिए। जैसे कि फोल्डर वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, फ्रूट्स वहां पे कलेक्ट कर सकते हैं, नट्स, लेकिन मेडिसिन हर। अगर वहीं पे प्राइवेट लैंड की बात करूं तो प्राइवेट लैंड में अगर मान लीजिए किसी ने आम की खेती जो है लगाई है, आम के पेड़ उगाए, तो क्या आप वहां आम तोड़ने जा सकते हो? बिल्कुल नहीं जा सकते हो, वो तोड़ने ही नहीं देंगे। ठीक है ना। तो ये जो कम्युनिटी लैंड है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, यानी कि सभी लोगों के लिए वो इक्वली डिवाइडेड है। ठीक है। लोग और उनके डिमांड जो है यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन जो लैंड है उनकी अवेलेबिलिटी क्या है, अभी हमारे पास लिमिटेड है। जो क्वालिटी ऑफ लैंड है वो अलग अलग प्लेस में वो अलग अलग है। लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अगर उनको अच्छी जगह मिलती है तो इनकोर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वहां पे जाके बसना स्टार्ट हो जाते हैं कॉमन लैंड पे, और वो अपनी कॉमर्शियल एरिया इस्तेमाल करते हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अर्बन एरिया में, और एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एरिया में देखा जाए तो एक्सपेंड करते हैं। तो इस तरीके के काम जो है लोग स्टार्ट कर देते हैं। अगर आज के टाइम पे देखें तो यहाँ पे लैंड में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिलता है, उनके पैटर्न में देखने को मिलता है, उनके कल्चरल स्टाइल में देखने को मिलता है, और ये सारा चीज होता है किस वजह से, हमारी सोसाइटी के चेंज होने के वजह। अगर बात की जाए लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि लैंड का खराब होना, डिग्रेड होना, या फिर लैंडस्लाइड की, सॉइल इरोजन की, डिजर्टिफिकेशन की, ये सब मेजर थ्रेट है जिसके वजह से इन्वायरमेंट जो है वो खराब होता है, क्योंकि हम अपनी एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, हम अपनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके वजह से हमें इस तरीके की चीजों को फेस करना पड़ रहा है। अब बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज को कैसे हम बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। जैसे जैसे लोगों की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है, उनकी डिमांड भी क्या होती जा रही है, लार्ज स्केल पे बढ़ती जा रही है, जिसके वजह से वो फॉरेस्ट कवर को धीरे धीरे क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन करते हैं, और वो धीरे धीरे एरेबल लैंड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से हमें ये दिखता है, फियर होता है कि हम कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अपने जीवन से खो रहे हैं। इसीलिए अगर प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन की बात की जाए लैंड रिसोर्सेज को, उसको जरूरी है कि हमें चेक करते रहना। अफॉरेस्टेशन कितना हुआ है, लैंड रिक्लेमेशन यानी कि लैंड को ठीक तरीके से कितना किया गया है, रेगुलेटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स को किस तरीके से आप रेगुलेटेड करते हो, फर्टिलाइजर्स कितनी तरीके से यूज करते हो, ओवर ग्रेजिंग को किस तरीके से चेक करते हो। ये सारे कॉमन मेथड है जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, लैंड को कंजर्व कर सकते हैं। वहीं अब कुछ आपदा के बारे में बात करते हैं, कुछ डिजास्टर के बारे में यहाँ पे मैं बात करना। लैंडस्लाइड की अगर हम बात करें, ये डिफाइन की जाती है द मास मूवमेंट ऑफ रॉक
डेब्रिस अर्थ डाउन अ स्लोप, यानी कि एक ढलान से जब बहुत बड़े-बड़े पत्थर एक साथ लुढ़कना स्टार्ट करे, मास मूवमेंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंपली लैंडस्लाइड कहेंगे। अक्सर आपने देखा होगा जहाँ अर्थक्वेक वगैरह आता है या फ्लड वगैरह आता है या वोल्केनो वगैरह होता है, वहाँ पे हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। अगर काफी लंबे समय तक अगर रेनफॉल हुआ तो उसके वजह से हेवी लैंडस्लाइड होता है, जिसके वजह से फ्लो ऑफ रिवर भी ब्लॉक हो जाता है कुछ समय के लिए। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, रिवर ब्लॉक्स जो है फॉर्मेशन होते हैं, जिसके वजह से काफी ज्यादा खतरा आता है, जो भी नीचे की तरफ डाउन स्ट्रीम में जो सेटलमेंट है उनको नुकसान पहुंचता है। हिली एरिया में अगर देखें तो लैंडस्लाइड जो है मेजर फॉर्म में आता है, और यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ लोगों की लाइफ को खतरा आता है, उनकी प्रॉपर्टी, वो जो उनकी जो पोजीशन है, जो मेजर कंसर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। एक केस स्टडी के बात करेंगे जो कि पंगी गांव की है, जो कि नियर है कहाँ पे? आपके रेकोंगपियो, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश की है। वहां पे 200 मीटर का स्ट्रेच का ओल्ड हिंदू तिब्बतियन रोड पे एक डिजास्टर हुआ था, जहां पे मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल 2022 में, नेशनल हाईवे 22 में ये जो लैंडफॉल है, जिसके वजह से इंटेंस ब्लास्टिंग हुई थी एट पन्नी विलेज में। लैंडस्लाइड होने का रीजन क्या था? यहाँ पे ब्लास्टिंग हुआ था, यानी कि वहां पे हम माइनिंग कर रहे थे, और जब आप ब्लास्टिंग करोगे तो उसका जो वीक जोन है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा, और काफी ज्यादा जो है डेब्रिस जो है नीचे की तरफ आएंगे, और जिसके वजह से रोड को यहाँ डैमेज हुआ था, जो कि पास के विलेज थे उसको भी डैमेज हुआ था, और पन्नी विलेज जो है वो कंप्लीटली उस टाइम पे वैकेंट कर दिए थे, तो इस तरीके के लॉस ऑफ लाइफ के वजह से। अब कुछ मिटिगेशन मैकेनिज्म को देखते हैं। हम कहीं ना कहीं एडवांस साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हम ये समझ सके कि किन किन फैक्टर के वजह से लैंडस्लाइड होता है, हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। कुछ ब्रॉड मिटिगेशन यहाँ पे टेक्निक जो है लैंडस्लाइड का हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम मैपिंग लोकेशन कर सकते हैं हजार्ड एरिया को। ठीक है, कहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा आती है, और उन एरिया में बिल्डिंग सेटलमेंट को क्या कर सकते हैं? हम लोग अवॉइडिंग कर सकते हैं। इसके बाद कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं रिटेंशन वॉल को, जिससे कि लैंडस्लाइड के टाइम पे वो क्या हो जाए? रुक जाए। जैसे कि यहाँ पत्थर लुढ़क रही है, तो यहाँ पे एक रिटेंशन वॉल अगर हम बना दें, तो ये पत्थर जो है नीचे की तरफ नहीं जाएगी, बस यहीं तक जो है वो स्टॉप हो जाए। इसके बाद अगर मैं बात करूं, वेजिटेशन कवर जो है वो इफेक्टिव तरीके से बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये लैंडस्लाइड को रोकने में काफी अच्छी होती है। अगर सरफेस ड्रेनेज की बात करें तो ये कंट्रोल की जाती है, वर्क इंप्लीमेंटेड कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड, यानी कि सरफेस ड्रेनेज को अगर कंट्रोल की जाए, सही तरीके से बनाया जाए, तो रेन वाटर सही तरीके से निकलेंगे, और जिसके वजह से यहाँ जो लैंडस्लाइड का खतरा है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका लैंड का एरिया, जिसको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमें बताइए कि क्या चीज जो है आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि क्या कौन सी पार्ट जो है आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।